हेलो एवरीवन। डॉक्टर कैलाश मंत्री, लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट आज फिर आ गए हैं। आपको बता दूं कि हमारे सेंटर में हम लोग ये सारा ट्रीटमेंट बगैर दवाई के करते हैं। और हमारे वीडियोस आने के पहले सभी लोग ये मेंटल बीमारी का ट्रीटमेंट दवाई से करते थे। एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, एपिलेप्सी, पार्किंसन, ऑटिज्म में तो दवाई नहीं लेते, मगर एडीएचडी में दवाई लेते हैं। सभी बीमारी का ट्रीटमेंट मेजॉरिटी लोग दवाई खिला के करते थे और ये कोई भी ठीक होते नहीं थे। और अभी पिछले 10-15 साल से तो सभी साइकियाट्रिस्ट बोलना शुरू कर दिए हैं कि ये दवाई से हम लोग इसको ठीक नहीं करते हैं, खाली ये सिम्टम को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं यानी सप्रेस करते हैं। इसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। पेशेंट से दवाई खाना नहीं चाहता है और डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर इनको जबरदस्ती दवाई खिलाते हैं। अब इनकी शादी की डिजायर क्यों आती है? तो सोचो कि ये अभी लड़कियां शादी क्यों चाहती है? उनके 3 कारण हैं। एक तो उनको लाइसेंस सेक्स चाहिए, लड़कियों को सेक्स की कोई कमी नहीं है और जब चाहे किसी पार्टनर को इनवाइट कर सकती है, मगर उनको इज्जत की बहुत पड़ी है, तो उनको लाइसेंस सेक्स चाहिए। दूसरा, उनको सिक्योरिटी चाहिए, तो मैरिज में एक तरह की सिक्योरिटी है। और तीसरा क्या कारण है लड़कियों को चाहिए? है इमोशनल नीड उनकी बहुत ज्यादा रहती है और जब तक वो किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती है तब तक उनको सेक्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है। लड़कों को शादी क्यों करनी है? एक और एक ही रीजन है कि उनको सेक्सुअल पार्टनर नहीं मिलते। जो कि जैसे आज अभी देखो, आज पिछले 15 साल में देखो तो लोगों को अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हुई है सेक्सुअल पार्टनर की, इसलिए मैरिज की एज भी लेट होती जा रही है। अभी हमारे टाइम पे जैसे आज मैं भी 65 का हूँ, 65 ईयर्स का तो 40 साल पहले हम लोग को इंटरकोर्स करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती थी। हाँ, किस करना, हक करना, कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ के लिए लड़कियाँ मिल जाती थी, मगर इंटरकोर्स करने के लिए लड़कियाँ ना बोलती थी, उनको वर्जिनिटी का बहुत बड़ा इश्यू रहता था। उस समय शादी की इम्पोर्टेंस प्राइमरी थी कि चलो सेक्स करने को मिल जाएगा। और अब की जैसे लड़कियाँ भी थोड़ी फ्री माइंडेड हो गई है और पोर्नोग्राफी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है। हमारे टाइम पे तो एक प्रोजेक्ट था, अगर पोर्नोग्राफी देखनी है तो प्रोजेक्टर लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ और बड़ा था। उसके बाद में डीवीडी का दौर आया और उसमें हर घर में 3-3 हज़ार में डीवीडी आ जाते थे। तो ये अवेलेबल हो गया था। अब तो सबके मोबाइल में पोर्नोग्राफी आ गई है, तो ये खत्म हो गया है। तो अभी मैरिज की एज भी लेट होती जा रही है। तो लड़कियों का कारण अलग है, लड़कों का अलग है, मगर बेसिकली तो सेक्स का डिजायर है और जो मीट नहीं होता है, इसलिए लड़कियां सेक्स नहीं बोलती है मेरे को सेक्स चाहिए, वो बोलती है मेरे को शादी करना है ना? तो अब ये तो वही बात है कि आदमी को अगर 10 दिन भूखा रखोगे तो वो हर जगह खाने को स्मेल करेगा कि नहीं करेगा? मेंटल पेशेंट का प्रॉब्लम क्या होता है कि इनके कोई दोस्त नहीं होते हैं। ये लोग थोड़े से बेवकूफ टाइप के होते हैं, बच्चों जैसी बातें करते हैं, तो इनकी उम्र के इनके दोस्त बनते नहीं है, लोग इन पे हंसते हैं, इसलिए ये आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर मेंटल पेशेंट्स की सबकी कंप्लेन आती है पेरेंट्स की कि ये रूम में अपने आप को बंद करता है, बंद करके रखता है और इसके कोई दोस्त नहीं है। तो इनके दोस्त बनते नहीं है क्योंकि दूसरे दोस्त भी इनको दोस्ती क्यों बनाएंगे? उनको क्या मजा आएगा इनके साथ बात करके? तो इनके दोस्त बनते नहीं है, ये अपने को आइसोलेट हैं। अभी आइसोलेशन रख के करते क्या है? रूम में बंद रख के ये पोर्नोग्राफी ज्यादा देखते हैं, मास्टरबेशन ज्यादा करते हैं। लड़कों की बात करता हूं मैं, और लड़कियां भी पोर्नोग्राफी देखती है और सेक्स के बारे में ज्यादा सोचती है। अभी ये लोग इनिशियली बड़े इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, ये लोग खुल के ज्यादा बात नहीं करते। जो भी आदमी खुल के ज्यादा बात नहीं करता है उसके बारे में समझना मुश्किल है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मगर मेरा भी अनुभव बताता है कि मोर देन 50% इनके दिमाग में सेक्सुअल फैंटेसी चलती है, सेक्सुअल मेमोरी चलती है। और खुल के ये सब बात ही नहीं, सोसाइटी का कल्चर का इम्पैक्ट है कि ये लोग खुल के बोलते नहीं है, क्योंकि घर पे बात करेंगे तो घर वाले बोलेंगे क्या बदतमीज है, और बाहर दोस्तों से बात करेंगे तो लोग हंसेंगे। तो ये लोग अपने आप से बात करते हैं और पोर्नोग्राफी में ज्यादा जाते हैं। फिर एक स्टेज के बाद में ऐसा हो जाता है कि इनके दिमाग में इतना सेक्स घुस जाता है कि इनको हर चीज में खाली सेक्स ही सेक्स दिखता है। अभी ऐसे मेंटल पेशेंट पाए गए हैं कि अपनी मदर को भी सेक्सी नजर देखते हैं, अपनी भाभी को भी, और बहनों का तो अभी तो कोई कंप्लेन आई नहीं है, मगर एज्यूम कर सकते हैं कि शायद बहनों को भी देखते तो होंगे। एडवांस में नहीं करते हैं मगर देखते तो होंगे। और कोई भी बाहर के लड़के लड़कियों को देखते हैं, ऑपोजिट सेक्स को देखते हैं, तो इनको यही लगता है कि शायद वो मेरे को देख रहा है, मेरे से शादी करना चाहता है। ऐसे लड़कियों का तो बहुत सी बात आई है
कि लड़कियों को कोई भी लड़का अच्छी तरह बात करे, उसको लगता है ये मेरे को लाइन दे रहा है, मेरे से शादी करना चाहता है। और भी मैं कई पेशेंट से मिला हूँ, उनको वही लगता है कि वो लड़का मेरे को देख रहा है, मेरे घर के बाहर खड़ा रहता है, मेरे से बात करना चाहता है, मेरे से शादी करना चाहता है। और लड़के तो यही सोचते हैं, इसके अलावा कुछ उसकी बात नहीं है, लड़के सोचते हैं। ये बेसिकली जो भी चीज़ को आप डिप्राइव होते हो, आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर खाना डिप्राइव हुआ है, तो आदमी को लगता है खाना किधर से मिले, बस मिले। नहीं होता तो चोरी करके खाना चाहिए। कुछ नहीं होता कि कचरे के उसमें से भी लोग खाना ढूँढ लेते हैं। कई आपने देखा है गरीब लोग हैं, जो कचरे में से भी खाना ढूँढते हैं। ये सेम मेंटालिटी है, इनकी भी सेम मेंटालिटी है। तो अभी ऐसे पेशेंट्स को एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जैसे प्रोफेशनल जब ऐसे पेशेंट आते हैं और ऐसी बात करते हैं, तो इनको कैसे डील करें? इनकी ये इच्छा को कैसे पूरी करें? अभी जो लड़कियाँ आती है, तो डेफ़िनेटली उससे हम लोग ये बारे में तो कोई बात करते नहीं है और जल्दी-जल्दी उनको ठीक करना चाहते हैं, ताकि जल्दी उनकी शादी हो जाए। अभी लड़के आते हैं, उनको हम लोग एनकरेज कर लेते हैं कि भैया सेक्स का थॉट आ गया है, तो जा रूम में जा और मास्टरबेट करके आ। मेरे को ध्यान में आ रहा है, एक पेशेंट आया था मेरे पास में, 23 साल का था। 2 पेशेंट आए थे, 2 की बात करूँगा। एक पेशेंट आया था, वो 23 साल का था। बोलता था, "सर कोई चुड़ैल आती है और मेरे से सेक्स करना चाहती है।" उसने पहले भी ऐसा ये चीज़ अपनी माँ को बोला था, उसकी माँ ने मेरे को बताया था। अब उस दिन मैंने देखा कि इसका मेरा कनेक्शन अच्छा हो गया है, तो मैंने बोला, "क्या नाटक करता है? चुड़ैल को क्या पड़ी है तेरे से सेक्स करने के लिए? तू 2 दिन से नहाया भी नहीं है। सीधा बोलना, तेरे को सेक्स का डिज़ायर है और मास्टरबेशन करने का। जा रूम में जा और करके आ।" तो सीधा क्या बोलता है, "करके आऊँ?" मैं बोला, "हाँ, करके आ।" तो फिर गया, उसको ब्रेक दिया, करके आया, तो मतलब चुड़ैल भाग गई? तो बोला, "हाँ, चुड़ैल भाग गई।" फिर एक बार आया, वो शायद 30-32 साल का था, उसकी शादी हो गई थी। फिर भी वो बीवी से, यानी हमारा तो 10 दिन का सेशन होता है, तो 7वें दिन जब ट्रेनिंग करके जो माइंड रिलैक्स होता है, तो उसको भी इच्छा हुई। तो हमने उसको भी बोला, कि "भई ये सब बातें बंद कर, जा रूम में जा और मास्टरबेट करके आ।" अभी लड़के-लड़के तो मैं भी मेल हूँ, तो मेल के साथ तो मैं भी कंफर्टेबल हूँ खुल के बात करने के लिए। लड़कियों से हम लोग कोई भी खुल के बात करते नहीं है, क्योंकि ये बड़ी व्हिम्सिकल होती है और लास्ट में हमारे केस में भी कंप्लेन करके जाती है, कि इन्होंने हमको छेड़ा, इन्होंने हमसे सेक्स की बात करना चाहते थे। अच्छा है, आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया है कि हमने उसको फिजिकली टच किया है, ये अच्छी बात है। मगर इनका डिल्यूजन रहता है कि जो भी आदमी इससे अच्छा बात करे, ये इनके साथ शादी करना चाहता है। इनको अपने आपस की जो नेबरहुड रहती है, उसमें भी कोई न कोई लड़के से इनकी फैंटेसी चालू रहती है, डिल्यूजन चालू रहता है कि वो मेरे से सेक्स करना चाहता है। ये कभी बोलते नहीं है कि मेरी इच्छा है उससे सेक्स करने की। बोलते हैं वो मेरे से सेक्स करना चाहता है और ये लड़कियों का बहुत बड़ा डिल्यूजन होता है। ये कम से कम मैं 5 लेडीज़ पेशेंट से बात कर चुका हूँ और उन्होंने सबने बोला है कि फिर बोलते हैं, कुछ दिन बाद में बोलते हैं, "सर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो क्या मैं उसको डंप कर दूँ?" मैं बोलता हूँ, "हाँ, उसको डंप कर दे।" इनका अहंकार रहता है कि पहले बोला हुआ है, वो मेरे पीछे पड़ा है, मेरे से शादी करना चाहता है, अभी सडनली उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, अब क्या करूँ? तो बोलती है, "मैं उनको डंप कर दूँ?" मैं बोला, "हाँ, तू उसको डंप कर दे।" फिर थोड़ी देर फ़ोन आता है, मेरे को उससे बात करने की बड़ी इच्छा है। मैं बोलता हूँ, "कर ले बात।" फिर फ़ोन आता है कि वो तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं बोला, "जाने दे, तू आ जा, ठीक हो जा, तेरी शादी करा देते जल्दी।" और हम लोग लड़कियों को यही बात पे मोटिवेट करते हैं कि तेरी 1 साल में शादी करा देंगे, तू कोऑपरेट कर ट्रीटमेंट में। तो बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट करती है। और लड़कों का ज़्यादा रहता है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को पैसा कमाना है, जल्दी जाना है, पैसा कमाना है। पैसा भी क्यों कमाना है? शादी करने के लिए। ऐसे लोगों के लाइफ में कोई गोल रहते नहीं है। ये लोग खाली खाना-पीना, हगना-मूतना और सोना। इनके 5 ही काम रहते हैं। इनके कोई डिज़ायर रहती नहीं है। तो जब कोई डिज़ायर रहता नहीं है और खाली खाना-पीना, हगना-मूतना, सोना रहता है, तो सेक्स के अलावा क्या कहलाएगा? यानी जानवर की प्रवृत्ति की बात होती है, कोई गोल है ही नहीं, कोई सपना है ही नहीं, कोई लाइफ में पर्पज़ है ही नहीं, सब ड्रीम मर गए। उनको लगता है मैं तो यूज़लेस हूँ, कोई काम के लायक ही नहीं हूँ। हर काम में इनको डर आता है, कोई भी काम में इनका कॉन्फिडेंस नहीं होता और इसके लिए ये मेजॉरिटी टाइम सेक्स के बारे में सोचते हैं और इसलिए उनको शादी का ख्याल आता है। चलो अभी कोई क्वेश्चन्स आए हैं, आपके भी कोई क्वेश्चन्स हो कि व्हाई मेंटल पेशेंट्स डिज़ायर टू गेट मैरिड, तो इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनका आंसर करता हूँ। पूछो। Do mental health condition affect a person's sexual preferences? यस, यस। सेक्सुअल प्रेफरेंस का ये मतलब बोलना चाहती है कि होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, हेटेरोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यस। क्योंकि देखो हेटेरोसेक्सुअल एक हायर
सेक्स का लेवल है। अगर आपको वो नहीं मिलता है, अगर लड़की आपको रिजेक्ट करती है, अगर लड़के आपको रिजेक्ट करते हैं, तो आपका दूसरा चॉइस क्या है कि थोड़ा नीचे आ जाओ, नीचे यानी होमोसेक्सुअल, लेस्बियनिज्म, इधर आ जाओ। अच्छा, इधर भी कोई नहीं मिलता है तो आदमी और नीचे आ जाता है, मास्टरबेशन पे आ जाता है। और नेचुरल है, और ये नेचुरल डिजायर है। कोई नहीं मिलेगा, अकेले हो तो मास्टरबेशन करते हैं, और कोई फ्रेंड्स मिल जाते हैं, सेम सेक्स के लोग मिल जाते हैं तो आदमी उसमें भी करते हैं। और उसके बाद में अगर कोई ऑपोजिट सेक्स मिल जाता है तो वो हाईएस्ट लेवल है सेक्स एंजॉय करने का। तो हाईएस्ट लेवल नहीं मिलेगा तो आदमी अपना स्टैंडर्ड लो करता है और होमोसेक्सुअल बन जाता है। अब इसकी तो एलजीबीटी के काफी इनको एक्सेप्टेंस मिल गई है, इनके ग्रुप भी हो गए हैं, तो अब इनको बोल नहीं सकते हैं कि ये मेंटल इलनेस है। मगर मेरा एक्सपीरियंस है कि मेंटल इलनेस की जो हमारा माइंड मैपिंग टेस्ट होता है, जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, पेशेंट को ही देना है, वो जो उनके जो इश्यूज आते हैं, इनकी इश्यू आती है, दोनों कॉमन है। इसका हमारा तो मानना है कि एक तरह की मेंटल इलनेस है, और मेरा है कि नहीं है, माइंड मैपिंग का टेस्ट दे दो, मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट में सर जो मेंटल पेशेंट होते हैं वो नॉर्मली इंटरेक्शन नहीं करते, लेकिन अगर उनसे ये बात करें कि कौन सी लड़की पसंद है, किससे शादी करेगा, तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट यस, करते हैं। तो ऐसा क्या है कि मतलब कि बाकी नॉर्मल बातें नहीं करनी है उनको और वही बातें करनी है। हाँ, बहुत अच्छा बोला। ये लोग सामने से सेक्सी बात करते ही नहीं है, क्योंकि पहले जितनी बार फैमिली मेंबर से की है, डांट पड़ी है, मारी पड़ी हुई है, तो ये समझ जाते हैं कि ये टॉपिक पे हमको और ह्यूमिलेट किया जाएगा या हंसा जाएगा। मगर जब हम लोग ये बात स्टार्ट करते हैं कि कौन सी लड़की पसंद है, सेक्स करने की इच्छा है क्या, तो दो चार पेशेंट बोले ये बात पेरेंट के सामने मत करो, अकेले में करेंगे। तो हम लोग जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं ताकि थोड़े हमसे नजदीक आवे, थोड़े कंफर्टेबल फील करे हमसे बात करने के लिए। और फिर मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, मैं सब मेंटल पेशेंट को बोलता हूँ, अरे कोई लड़की पटाई कि नहीं पटाई, तो मेरे को मालूम है सवाल नहीं लड़की पटी हो। बोला नहीं, अरे मतलब मेरा तो अभी भी 65 की एज में गोल है 100 से ज्यादा लड़की पटाने का, अभी भी। तो ऐसे चार्जअप हो जाते हैं। बोला सर मेरा तो एक का ही गोल है, क्योंकि एक के भी बांधे, तो नहीं मेरे को तो एक ही चाहिए। बोला एक मिल जाएगी तो बाद में और की इच्छा होगी, वो लोग बाद में देखेंगे। मैं उनको ये टॉपिक में बहुत मजा आता है बात करने की, अगर हम सामने से बात स्टार्ट करें तो। वो लोग सामने से ये टॉपिक की बात करना नहीं चाहते, मगर ये टॉपिक वो इतना ध्यान आ जाता है उनका, इतना कंसंट्रेशन आ जाता है। और हम शुरुआत में ऐसे ही करते हैं कि ऐसी टॉपिक बात करो लड़कों से, लड़कियों से नहीं करते। लड़कियों से खाली शादी की बात करते, कितने बच्चा पैदा करोगे, ऐसे बातें करते। और लड़के बातें करते, लड़के हमसे कनेक्ट करते हैं, फिर वो हमारी ट्रेनिंग सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। फिर मेरा एक फेवरेट है, मैं लड़कों को बोलता हूँ, अभी मैं आपको 2 दिन का सेशन लेने वाला हूँ, लड़कियों को कैसे पटाने का। वो धीरे से आके बोलते 2-4 दिन में, सर कभी चालू करोगे वो सेशन? मैं बोला बस अभी थोड़े दिन में। उनको ट्रेनिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको ठीक होने का भी कुछ मतलब समझ नहीं आता। उनको लगता है बस वो टॉपिक सिखा दो उनको कि हमसे लड़की पट जाए। और हमको भी ऐसे कुछ गेम खेलने पड़ते हैं ताकि उनका कंसंट्रेशन लेवे। और मेंटल पेशेंट को मानता ही नहीं कि वो मेंटल हो, या हो सकता है मानता है मगर एडमिट नहीं करना। मेरा तो ये ओपिनियन है कि उनको मालूम है कि वो मेंटल पेशेंट है, मगर एडमिट करना नहीं चाहते। तो ये सब बातें करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर इंस्टाग्राम में आया है, है। इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। हाँ, तो मैं आपको ही पूछता हूँ, आपको झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस है कि नहीं? अभी आप बात तो नहीं कर सकते, मगर मैं आपको पूछता हूँ, आपको झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? आपको अपनी मदर टंग में बात करने का कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? आपको अपने पैरों पे चलने का कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? आपको अपनी आंखों से जो देखा है वो सही है, ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? तो आप बोलोगे है, तो मैं पूछूंगा कैसे आया? प्रैक्टिस कर। कोई भी कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अभी काम करने का कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस, यानी ऐसे बहुत सी चीजें है, पढ़ाई करने का कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं है। क्यों नहीं है? प्रैक्टिस नहीं की, पहली बात। दूसरी बात है कि कॉन्फिडेंस आता है पॉजिटिव थिंकिंग से। मेरे पास कई लोग आते हैं कि सर काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, पैसा तो कमाना है, मगर हर काम में लगता है ये नहीं हो सकता काम। उसको 100 प्रॉब्लम दो, वो बोलेगा नहीं इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, और कोई भी काम नहीं करेगा। तो सर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आऊं? मैं पहले पॉजिटिव थिंकिंग लेके आ। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब है ये काम होगा, मैं मेहनत करूंगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव मतलब है मैं मेहनत भी किया तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जैसे ये तो बोल रहे हैं कि जो मेंटल पेशेंट है उनको ड्रीम रहता है शादी करने का, लेकिन जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनका तो ड्रीम कंप्लीट हो गया, तो भी वो तो उस मेंटल इलनेस से बाहर नहीं आएगा। हाँ, तो शादी का, सेक्स का और मेंटल इलनेस का कोई एसोसिएशन नहीं है। मेंटल इलनेस का मैं बताऊं, इसका मतलब पागल नहीं है। मेंटल इलनेस का मतलब है मैच्योरिटी की कमी है, चाइल्डिश बना है, और
बेवकूफी बहुत ज्यादा कर ली है। यानी डर में, और डर के कारण आदमी बेवकूफी करता है। आदमी बेवकूफ नहीं है, कोई भी आदमी बेवकूफ नहीं होता, सब आदमी समझदार होते हैं, मगर डर के कारण आदमी बेवकूफी करते हैं। तो ये डर को निकालना है अपने को। और डर निकलेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? डर निकलेगा तो पॉजिटिव की आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो मेंटल इलनेस का सेक्स का एसोसिएशन नहीं है। हाँ, मगर मेंटल पेशेंट जो दवाई खाते हैं उसको सेक्सुअल इंपोर्टेंसी आनी गारंटीड है। रफली 5 से 7 साल के बीच में, डिपेंडिंग कितना हैवी डोज खाते हो, लो डोज खाते हो, जेंट्स को सेक्सुअल इंपोर्टेंसी आती है, और लड़कियों को मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर ज्यादा दवाई खाएं तो। जो ओपनली एक्सप्रेस करते हैं अपने सेक्स डिजायर के बारे में, उसके फायदे हैं या नुकसान है सर? तो दोनों बात है कि ये ऐसा टॉपिक है, इस पे कोई खुल के बात करना चाहता ही नहीं है। तो अगर जो खुल के बात करे तो डेफिनेटली है, जो दिमाग के अंदर बात घूम रही है बाहर निकल जाती है। कोई भी चीज आपके दिमाग में घूम रही है तो घूमती रहेगी जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे। बाहर निकालने का रास्ता क्या है? मुंह से। अभी आपको टॉयलेट का ख्याल आता है और टॉयलेट पहले से बंद, आप जा नहीं सकते, तो क्या होता है आपके सामने? कितनी बेचैनी होती है? वही बेचैनी दिमाग की है। कोई बात दिमाग में घूम रही है, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो बेचैनी बढ़ रही है आपकी। इसी से तो नींद नहीं आती लोगों को, तो निकाल लीजिए, इसके फायदे ही है। अभी नुकसान भी है कि इनअप्रोप्रिएट लोगों के सामने निकाल दिया। जैसे एक लड़की ने अपने माँ बाप को बोला मेरे को वो आदमी से सेक्स करना है, वो बाप मारा उसको, मतलब बदतमीज लड़की बाप से ऐसा बात करती। और दूसरा आदमी मैरिड आदमी था, उसके बीवी थे, उसके बच्चे थे, और लड़की बोली मेरे को उसे उसके साथ सोना है, अपने बाप को बोल दिया, तो बाप ने मारा उसको। तो ऐसे कई बार इनअप्रूव बात हो जाती है, तो जिससे या तो हंसी होती है और या गॉसिपिंग होती है उनके बारे में। मगर एक्सप्रेस करना, हमारे जैसे लाइफ कोच है उसके सामने एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, हम आपको उससे बाहर निकाल सकते हैं। कई बार उनका फोकस भी चेंज कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, और जल्दी से उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी शादी हो जाए। सेक्स तो ह्यूमन बीइंग की नीड है, ये बॉडी की नीड है। खाना भी बॉडी की नीड है, सोना भी बॉडी की नीड है, रेस्ट करना भी बॉडी की नीड है, और सेक्स करना भी बॉडी की नीड है। तो ये तो चाहिए। अभी कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो बोलते हैं शादी के बाद ही करना ठीक है, एटलीस्ट लड़कियों को। तो लड़कों के बारे में सब लोग ओपन है, मगर लड़कों के बारे में कई मायों का रिजर्वेशन होता है। मेरे पास मेल पेशेंट आए थे, मैंने बोला अभी इसकी सेक्सी डिजायर है, कोई पेड सेक्स का कोई अरेंजमेंट कर दो उसके लिए। तो उसकी माँ बोलती इसको आदत लग गई तो बार बार कहाँ से लाएंगे पैसा? वो भी डर है उनको। मतलब किधर भी उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, और फिर मैटर कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऐसे लड़के फिर क्या करते हैं, वो घर में नंगे हो जाते हैं, रास्ते में नंगे हो जाते हैं, और एक्सप्रेस करते हैं कि मेरे को सेक्स चाहिए। ये बॉडीली एक्सप्रेस करते हैं। मैंने कई लेडीज को देखा है, वो कोई भी सुंदर हैंडसम लड़के के सामने पूरी नंगी हो जाती है, और उनका तरीका बोलने का है कि मेरे को सेक्स चाहिए, और कुछ नहीं। अभी ये फैमिली मेंबर के सामने हुए तो पेरेंट्स को बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है, क्योंकि गॉसिपिंग का सब्जेक्ट हो जाता है। बदनामी तो माँ बाप की भी होती है, वो तो पागल है, उसको क्या फर्क पड़ता है। सर क्वेश्चन है सर क्या शादी करने से सिजोफ्रेनिया पेशेंट में कुछ रिलीफ मिल सकता है? पेशेंट जरा भी नहीं। मैटर और कॉम्प्लिकेट होएगा, क्योंकि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी कोई फन नहीं है, ये झाड़ के आगे पीछे घूम के गाने गाने की शादी नहीं होती। शादी जिम्मेदारी की बात होती है, और लड़का है तो वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, तो लड़की की जिम्मेदारी क्या लेगा? और अगर लड़की है तो लड़की को हस्बैंड को भी खुश रखना है, पेरेंट का भी काम करना पड़ता है, देवर का भी काम करना पड़ता है। वो तो तैयार ही नहीं है, वो तो दवाई खा के सोने के लिए खाली बनी है। वो तो अभी तक का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें, तो शादी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। और मेजॉरिटी देखा गया है कि 2 से 6 महीने के अंदर अगर लड़की है तो वापस आ जाती है, और लड़का को सिजोफ्रेनिया है, डिपेंडिंग लड़की गरीब घर से है कि अच्छे घर से है। गरीब घर से है तो 2-4 साल रहती है, और फिर आजू-बाजू में अफेयर कर लेती है, और अच्छे घर से है तो छोड़ के चली जाती है। ऐसी शादी निभती नहीं है। और अगर निभ गई, खुदा ना खास्ता सोचो निभ गई, और गलती से बच्चे पैदा हो गए, तो बच्चे को भी बीमारी आएगी, ऐसी कोई बीमारी आएगी, मानसिक बीमारी आएगी, बड़ी बीमारी आएगी। मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो औरत बहुत ही डिस्टर्ब थी, 20 साल से डिस्टर्ब थी। अभी आदमी का फोकस अपने काम पे लगा रहता था, तो काम करता था, बच्चे पैदा होते गए, और 3 बच्चे पैदा हुए उनको, 3 में से 2 बच्चे मेंटली डिस्टर्ब निकले। अब मैं उसको बोला अगर तेरी बीवी को पहले क्या था तो ये 2 बच्चे बच जाते थे, ये मेंटल नहीं होते थे। अब उसको आदमी को पड़ रही थी उसका इलाज करना, कि ठीक है बक-बक करती है, बड़बड़ करती है, जो भी बोलती है, जो भी करती है, करने दो उसको। ऐसे लोग काम बहुत करते हैं। मेंटल पेशेंट जैसी वो औरत थी, वो सुबह से लेकर रात तक घर का काम, पूरे दिन बिज़ी रहती थी। और बिज़ी रहते में नहाती तो 2 घंटा नहाती थी, झाड़ू-पोछा करती थी, 2-2 घंटे झाड़ू-पोछा करती थी। तो उसको भी ठीक था कि चलो घर का काम तो कर रही है ना।
उसका फोकस पूरा काम पे था, पैसे कमाने फोकस था। अब उससे क्या हुआ, एक पेशेंट के पीछे और 2 पेशेंट पागल हो गए। अब उसको 3 का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। सो मेंटल पेशेंट को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं राइट हूँ? हाँ, क्या होता है, मेंटल पेशेंट को लोगों ने बहुत हर्ट किया है, क्योंकि वो इमैच्योर से बातें करता है, बेवकूफ़ी की बातें करता है और बोलता भी है तो कोई समझदारी की बातें नहीं करता है, तो लोग बहुत हँसते हैं। तो उसको इतना हर्ट है कि सब लोग उसको बोलते हैं, "तू रॉन्ग है, तू रॉन्ग है, तू रॉन्ग है।" तो उसके माइंड में ऐसा हो गया है कि मैं राइट हूँ। और ये बात तो हकीकत है कि ये वर्ल्ड में सब लोग अपने आप को राइट समझते हैं। ये भगवान ने सबके साथ में एक बहुत अच्छा मज़ाक किया है। जब भी कोई पैदा हुआ, भगवान ने सबके कान में बोल दिया, "तू राइट है।" अभी जिसके कान में बोला उसको लगता है खाली मेरे कान में बोला। भगवान ने तो सबके कान में बोला कि तू राइट है। अब मेरी जितने भी लोग लाइव है अभी, आपको सब लगता है कि आप लोग राइट हो। कभी-कभी गलती होती है, तो अपनी गलती होती है तो अपनी मजबूरी दिखती है और दूसरे की गलती होती है तो उसकी मजबूरी दिखती नहीं है। उसको बोलते हैं बेवकूफ है। अपने आप को कभी नहीं बोला कि मैं बेवकूफ। तो ये लोग अपने को राइट समझते हैं और ये लोग थोड़े अहंकारी हो जाते हैं। जो भी आदमी दुःख में होएगा, परेशानी में होएगा, वो अहंकारी हो जाता है। तो अहंकार में तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैं रॉन्ग। अभी सुनने में आया कि संदीप माहेश्वरी भी डिप्रेशन में है और 2020 से अभी मैंने भी उसकी बहुत सारी वीडियो देखी है। तो मैंने भी देखा है कि जो आदमी नकाब लगा के कुछ-कुछ बातें करता है और वैसी ज़िंदगी जीता नहीं है। लाइफ कोच में और मोटिवेशन स्पीकर में फ़र्क है। लाइफ कोच वैसी ज़िंदगी जीता है और ऑनेस्टली बात करता है जो है। मेरी कई बातें आपको एम्बैरेसिंग लगेंगी, मगर आप दिल में हाथ रखोगे तो आपको लगेगा मैं सच बोल रहा हूँ। संदीप माहेश्वरी तो जेंटलमैन है। उसको तो अपनी इमेज इतनी इम्पोर्टेंट है, उसका काम भी कुछ इमेज मिजाज जैसा ही है। तो वो तो अपनी इमेज मैं तो मेरी इमेज की चिंता ही नहीं करता। मेरे बारे में जिसको जो बोलना है बोलो, मैं तो जो बोलूँगा सच बोलूँगा। और भी कारण होंगे, 2020 के बाद उसका बिज़नेस का भी डिस्टर्बेंस चल रहा हैगा। ये यहाँ पे उसका प्रिंसिपल है कि मैं मोनेटाइज़ नहीं करूँगा, पैसे नहीं कमाऊँगा, बिज़नेस भी डिस्टर्ब होता होएगा। बहुत से कारण होंगे डिप्रेशन में। इतना तक ही है, जब सपने पूरे होने की उम्मीद नहीं होती है, तो आदमी को डिप्रेशन आता है। अभी कोई भी सपने हो उसके, मैं उस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली कुछ मालूम नहीं है, उसका क्या है। इतना तक ही है कि हम लोग डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। वही अगर कोई आदमी ऑनेस्टी में से बात करे तो। निकाब लगा के हिपोक्रेसी से बात करेगा, तो पॉसिबल नहीं है ठीक करना। और इतने बड़े लोग हो जाते हैं, ये लोग ऑनेस्टी से बात करते नहीं है। इनको इमेज इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कुछ भी हो जावे, आइडेंटिटी को डैमेज नहीं होने देंगे। इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन है, सेक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम एन्जॉय कर सकते हैं? अभी लड़के का है कि लड़कियाँ मालूम नहीं है। लड़कियाँ तो अनलिमिटेड टाइम एन्जॉय कर सकती है। लड़कों का एक लिमिट है। अगर यंग है 16 से 25 साल, तो दिन में 4-5 मिनट अगर अवेलेबिलिटी है सेक्स पार्टनर की, तो 4 टाइम 5 टाइम भी करते हैं। अभी सेक्स एन्जॉय करना अच्छी चीज़ है, मास्टरबेशन करना खराब चीज़ है। फिर भी सेक्स पार्टनर नहीं मिले, तो मास्टरबेशन करना भी अच्छी चीज़ है। नहीं तो दिमाग के बाद घूमता रहेगा। एवरेज में देखा गया है कि आप साल में 50 से 55 टाइम सेक्स करो, तो ये एवरेज है। जैसी उम्र बढ़ती है, वैसे सेक्स की डिज़ायर कमती हो जाती है और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। यंग बच्चों को तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं, वो तो दिन भर सेक्स का सोचते हैं, लड़की पटाने का सोचते हैं। तो ये इंडिविजुअल है, कोई इसका कोई मापदंड आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आप में एनर्जी कितनी है, आपका आपका काम क्या है, पढ़ाई करते हो, काम करते हो, उसमें आपका फोकस कितना है। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेक्स के ही थॉट आएँगे आपको। इसलिए मैं अपने आप को 15 घंटा बिज़ी रखता था, 16 साल की उम्र से लेके 23 साल की उम्र तक। 15 घंटा अपने आप को बिज़ी रखता था। और मैं समझ गया कि सेक्स एक एनर्जी का गेम है, एनर्जी वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। फिर ये 15-20 दिन के एवरेज में मैं भी मास्टरबेट कर लेता था। फिर मैंने जल्दी से लड़की पटा ली, तो फिर वो अवॉइड हो गया मास्टरबेशन। सर यूट्यूब पे क्वेश्चन है, प्रीमैच्योर एजाकुलेशन सही हो सकता है क्या? यस, प्रीमैच्योर जो उसको होता है, जिसके माइंड में, इमेजिनेशन में इतनी अच्छी-अच्छी लड़कियाँ रहती है, इतनी अच्छी-अच्छी लड़कियाँ रहती है और उसको सोचते-सोचते ही उसका पानी छूट जाता है। और इसकी वो हैबिट हो गई है और उसके दिमाग में चलता रहता है, जल्दी पानी छूट जाएगा, जल्दी पानी छूट जाएगा, जल्दी पानी छूट जाएगा। अभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अगर वही ख्याल चल रहा है तो छूट जाएगा पानी जल्दी। और ये ठीक होता है। और उसने सेक्स की इतनी पोर्नोग्राफी देखी भी है, इतनी फैंटेसी की भी है। ये भी बहुत से कारण हैं, कम से कम 50 कारण हैं। अभी आपको मैं 2-3 कारण बताता हूँ। दवाई बता दो डॉक्टर साहब, ऐसा पूछा नहीं। इसकी कोई दवाई है ही नहीं, किसकी दवाई? प्रीमैच्योर की कोई दवाई है ही नहीं।
ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप गूगल सर्च करो, आप दवाई के पीछे मत जाओ। कई हकीम बाबा है, आपको हर चीज़ की दवाई देंगे, ये सब गलत है, कोई दवाई है ही नहीं इसके लिए। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आपके माइंड में है, जो जो दिमाग बैठी हुई है, उसको निकालना पड़ेगा। क्या रिपीटेटिव रिजेक्शंस जो होते हैं मेंटल पेशेंट्स को, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हो जाते हैं अपनी नीड को लेकर? नहीं, जब रिपीटेड रिजेक्शन होते हैं, तो आदमी क्या बोलता है कि ये सेक्स वेक्स बेकार है, अंगूर खट्टे हैं, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे बहुत टाइम तक बोलता है ऐसे। और क्योंकि ऐसे अच्छा दिमाग में तो चलता रहता है, यानी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क रहता है। दिमाग बोलता है, बॉडी बोलती है सेक्सी है, मगर जब मुँह खुलता है तो क्या बोलता है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा जब बहुत टाइम से आउट ऑफ इंडिकेटिव बोलते हैं, यानी सच्चाई कुछ और है और ज़बान पे कुछ और है, तो ऐसे लोग ही तो पागल होते हैं। जो हिपोक्रेसी की ज़िंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों की मेंटल एज बढ़ती है और ज़ोर से बढ़ती है। फिर एक समय के बाद में कंट्रोल खो देते हैं। उसके बाद में फिर उनको इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, सोचने के लिए भी नहीं है। तो जो दिन भर सोचेंगे, मुँह खोलेगा तो क्या है, ऐसे लोग चुप-चुप रहते हैं, ज़्यादा बात करते नहीं है। हम लोग को अलग-अलग तरीके से बात करके उनके मुँह से निकालना पड़ता है। तो उनको सेक्स की बातों में बहुत मज़ा आता है। वो 3-3 घंटा, 6-6 घंटा तक सेक्स की बातें कर सकते हैं। क्वेश्चन आया, व्हाई आफ्टर मास्टरबेशन आई फील बैक पेन व्हाइल लाइंग डाउन? नहीं, वो लाइन डाउन नहीं है, सेक्स एक एनर्जी का गेम है। जब एनर्जी का लॉस होता है, तो आदमी थोड़ी थकान महसूस करता है और थोड़े दिन उसको लगता है रेस्ट करो। इसके लिए तो ज़्यादातर लोग सेक्स रात को करते हैं, कि सेक्स करके नींद भी जल्दी आती है और सुबह तक वापस एनर्जेटिक फील होता है। अगर आप दिन में 2-3 बार करते हो, तो पेनिस में पेन भी हो सकता है, मगर ये एनर्जी का गेम है, एनर्जी का लॉस होता है और इसके लिए आपको थकान महसूस होती है, नेचुरली। सबको थकान होती है। सर क्वेश्चन है कि उन्होंने बताया है, समझ नहीं रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है डिपेंडिंग ऑन अल्कोहल टू गेट टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। हाँ, समझ गया। कई लोग अल्कोहल में जाते हैं, अगर डिप्रेशन रहता है, तो अल्कोहल पीते हैं। अल्कोहल पी के वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होके थोड़ी हिम्मत भी आती है अल्कोहल पी के, तो फिर कुछ इमोशनल शेयरिंग हो जाती है और दूसरा भी आदमी दुखी है, आप भी दुखी हो, तो थोड़ी शेयरिंग होती है, थोड़ा अच्छा लगता है। मगर अल्कोहल का डिपेंडेंस अच्छा नहीं है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। अल्टीमेटली अल्कोहल के कारण आप और डिप्रेशन चले जाओगे आप। मगर सब लोग फर्स्ट स्टेज का अल्कोहल से सपोर्ट लेते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। थोड़ा रोना-धोना भी होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, अल्कोहल पी के वो लोग फ़ोन करते हैं, बड़े इमोशनल रहते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं, बच्चों की तरह बात करते हैं और फिर वो अल्कोहल की हैबिट में आते हैं। शुरुआत आप करते हो अल्कोहल पीने के लिए एंड अल्कोहल करता है आपको पीने के लिए। तो ये बहुत ही डेंजरस है, एसिड है अल्कोहल। अभी कई लोग सिगरेट पीते हैं, वो भी गलत है। कई लोग टोबैको खाते हैं, वो भी गलत है। कुछ लोग और आगे चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और आज के दिन सुना है कि सिटीज़ में 30% से ज़्यादा लोग ड्रग्स में हैं। क्या फ्यूचर होएगा भारत का? यंगस्टर्स अगर इतना ड्रग में आ गए तो कर ऐसे। उन्होंने लिखा आई बिकेम अल्कोहलिक ड्यू टू दिस। आई अंडरस्टैंड। बट अभी आपका 2 चीज़ का ट्रीटमेंट करेगा। आपका डिप्रेशन निकालना पड़ेगा और अल्कोहलिज़्म से निकालना पड़ेगा अभी आपको। और अगर बहुत साल से अल्कोहल पी रहे हो, तो लिवर भी डैमेज हुआ है, आपकी बॉडी भी डैमेज हुई है, ताकत भी कमती हुई है, एसिडिटी बढ़ी है और भी कई कॉम्प्लिकेशन हुए हैं आपके। और डेफ़िनेटली घर का वातावरण भी खराब हुआ है। अल्कोहल पी डिप्रेशन आदमी अगर अल्कोहल पिएगा, तो अल्कोहल पी के उल्टी-सीधी बात करेगा, माहौल खराब करेगा, घर का माहौल खराब करेगा, तो घरवाले भी आपको अवॉइड करते होंगे, ये भी हो सकता है। आपको जल्दी-जल्दी आना चाहिए। मैं एक आदमी को जानता हूँ, पिछले 10 साल से जानता हूँ उसको और वो अल्कोहल पीता था। मैं उसको 3-4 साल पहले मिलने गया, तभी कंडीशन मतलब ठीक है अल्कोहल पीता था, अदरवाइज़ समझदारी की बातें करता था। अभी लास्ट टाइम गया, तो देखा कि अब तो उससे बात करना ही मुश्किल है। क्योंकि उसकी कंडीशन और खराब हो गई। तो अल्कोहल सॉल्यूशन नहीं है डिप्रेशन से बाहर निकलने का। बेस्ट रेमेडी फॉर मास्टरबेशन। बेस्ट रेमेडी फॉर मास्टरबेशन। ये बेस्ट रेमेडी फॉर मास्टरबेशन है कि कोई लड़की पटाओ और एक्चुअल सेक्स एन्जॉय करो। ये बेस्ट रेमेडी है। और सेकंड बेस्ट है कि कोई काम में फ़ोकस करो, पढ़ाई में फ़ोकस करो, उसमें 10-15 अगर क्रिएटिविटी लेके आओ उसके अंदर, तो इस पे ध्यान नहीं जाएगा आपका। मैंने तो ये किया था, क्योंकि शादी तो कर नहीं सकता था 17 साल में, तो मैंने पढ़ाई पे फ़ोकस किया। तो मैं 15-15 घंटा पढ़ाई करता था और पढ़ाई के बारे में सोचता था। लंच टेबल पे भी पढ़ाई के बारे में सोचता था, डिनर टेबल पे भी पढ़ाई के बारे में सोचता था, ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे पढ़ाई का सोचता था और खाना खाने के बाद में वॉक करने जाते थे, तभी 2-3 दोस्त जाते थे, खाली पढ़ाई की बात करते थे। फिर थक के सो जाते थे। पूछा शीलाजीत कैसा है? शीला जी कैसा है? शिलाजीत कैसा है? सब नहीं, पूछा नहीं, उन्होंने। नहीं। ये सब चीज़ें आप 50 प्लस हो, तो वन सिनेमा ले लिया, तो कुछ गलत नहीं है। अब यंग एज में शिलाजीत लेके सेक्स करोगे, ये ज़रा भी एडवाइजेबल नहीं है। इसमें बॉडी में हीट बढ़ती है
और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन है सर, ओवरथिंकिंग का क्या इलाज है? ओवरथिंकिंग है, देखो पहले समझो, ओवरथिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और डीप थिंकिंग में फ़र्क क्या है? साइंटिस्ट लोग डीप थिंकिंग करते हैं। हमारे जैसे लोग भी, कोई पेशेंट आता है तो हमको पूरे दिन क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ती है। ओवरथिंकिंग का मतलब है पुरानी बातों के बारे में सोचना, ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ? या फ्यूचर की एंग्ज़ायटी क्रिएट करना, ऐसा हो गया तो, जो मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा हो गया तो? अब ये थिंकिंग का कोई एंड ही नहीं है और इसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं है। तो थिंकिंग कैसी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम पे 20% सोचो और सॉल्यूशन पे 80% सोचो। तो ये ओवरथिंकिंग नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम पे 80% सोचते हो और सॉल्यूशन पे 20% सोचते हो तो ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग खाली नेगेटिव थिंकिंग से स्टार्ट होती है और नेगेटिव थिंकिंग खाली फ़ियर से स्टार्ट होता है। अगर फ़ियर आ गया तो नेगेटिव थिंकिंग आ गई, नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो ओवरथिंकिंग आ गई। इसलिए आपको हमारे कोर्स में आना पड़ेगा और अच्छा है, ये स्टेज पे आप अगर ठीक होगे तो अच्छा है। नहीं तो उसका नेक्स्ट स्टेज है जो मेंटल इलनेस की कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। पहला है एंग्ज़ायटी, फिर है फ्रस्ट्रेशन, फिर है डिप्रेशन और फिर है बड़ी मेंटल बीमारी बाइपोलर, सिज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, ऐसे कई नाम हैं। तो ये लेवल पे आ जाओ, अच्छा रहेगा। कैन फोबियाज डिक्रीज विद एज? मे बी और मे बी नॉट। अगर एज से फोबिया डिक्रीज़ होएगा तो उसको 20 साल, 25 साल लगेंगे और शायद नहीं भी, क्योंकि फोबिया थोड़ा कमती हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। एक उम्र के बाद में आदमी कुछ नया करता ही नहीं है, कोई नई जगह जाता ही नहीं है, कोई नया एडवेंचर करता ही नहीं है। मगर नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। चलो आज इतने क्वेश्चन्स वाइंड अप करते हैं। थैंक्स, आप लोगों ने जितने क्वेश्चन पूछे, आप जितने ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कर सको उतना अच्छा रहेगा। ये सबको बेनिफिट मिलेगा ये टॉपिक पे जल्दी से कोई बात नहीं करता।